आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा यह मन पूरक पठन जो कि 6 अंक के लिए आता है और वह पूरक पठन के बारे में हमें जानकारी देखनी है। यहाँ पहले इस कविता के जो कवि हैं विकास परिहार, उनके बारे में देखना जरूरी है। उनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी यह हाइकू जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है और हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है और 5, 7, 5, 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है यह रचना। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। चलो बच्चे, हमने विकास परिहार जी का परिचय और पद्य संबंधी जा किताब में जो दिया है वो हमने देखा है। यहाँ हम मुड़ेंगे कविता की तरफ। घना अंधेरा चमकता प्रकाश, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यह कवि ने इस हाइकू में यह कहने का प्रयत्न किया है कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश अधिक चमकता है। और हम भी देखते हैं कि अंधेरी रात में जब बैटरी लगाई जाए तो उनका प्रकाश दूर तक जाता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती हैं तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं, क्योंकि कवि ने यहाँ अंधेरा और प्रकाश प्रयत्नवादी रहना यह इस चरण में बताया गया है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहां अगला चरण है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। ध्यान से ये पंक्तियां सुनी तो उस पंक्तियों में उनका अर्थ हमें महसूस हो जाता है। इन हाइकू पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी ने बताया कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। फल की अपेक्षा न करते हुए काम करते रहिए, जीवन में सक्सेस हो जाओगे। पहले फल पाओगे, बाद में काम करने की कोशिश करेंगे तो पूरी जिंदगी ऐसी ही जाएगी।
मुझे मेरा खुद का यह अनुभव है। कोशिश करते रहो, भगवान आपकी एक दिन निश्चित सुनेगा। यहां करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, इसमें कवि ने कोशिश करने का संदेश दिया है। आगे जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। मझधार समुंदर के मध्य में अपनी जीवन नैया डोलने लगेगी तो क्या करेंगे? जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही हो, ये संसार रूपी सागर है और जीवन रूपी नैया है, तो उसमें कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। मझधार में है, ये संसार रूपी मझधार में है, यह कोई संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लाने के प्रयास करना होगा। बच्चों, आप बचपन से स्वावलंबी बनो, खुद का काम खुद करो, खुद कुछ करने की कोशिश करो, अपना जो छंद है वो आगे बढ़ाओ, जरूर सफल हो जाओगे, क्योंकि यही जीवन है और यही जीवन का गणित है। यहां जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, आगे रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यहां फागुन महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है और यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। मित्रों, यहां कवि ने बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है फागुन महीने का। आगे देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। 3 पंक्तियां होती है, 3 ही पंक्तियां हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। फूल आपको अलग अलग फूल पसंद है, किसी को गुलाब का है, किसी को जास्वंदी का है, कमल का है, वगैरह वगैरह। कांटों के बीच, यहां गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है। कांटों के बीच कर रहकर कि परेशानियों से न घबराएं, बिना अपना काम करते जाना है, अपना कार्य नहीं रोकना। हम जो भी कार्य करते हैं, हाथ में लिया है, परेशानियां बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएगी। जीवन एक चलने का नाम है, ये गाड़ी है, कब रुक जाए कब चल पड़े ये उसके हाथ में है, लेकिन जब चल रही है तब तक हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। आगे है भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, जब नेत्रों से आंसू बाहर बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। देखो, कब कोई दुख हो जाए तो आदमी के आंखों में आंसू आते हैं, कोई दुख की बात हो जाए तो आदमी के आंखों में आंसू आते हैं। और
जब कोई मन को चोट पहुंचे तो भी आदमी के आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए कवि ने यहां बहुत ही सुंदर ये 3 पंक्तियां हैं, हाइकु है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। बहुत ही अच्छा वर्णन यहां कवि ने किया है। अगला, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल, यहां जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो वो कैसे रहते हैं? वो खारे ही रहते हैं। कभी आजमा कर देखे हैं? कभी दुख हुआ, आंखों से आंसू आए तो देख लो आजमा कर। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है। संपूर्ण विषाद, मन की शांति, मन का क्रोध सब धुल जाता है और धुल गया है। और इस प्रकार मन से पहले के समान मन पावन हो जाता है। ये खारे जल आंखों से, आंखें बहुत सारी। मैं जब बच्चों आपको सामने सामने पढ़ाता हूं तब मैं आपकी आंखें पढ़ता रहता हूं कि आपके आंखों के भाव क्या है, लेकिन मैं इन कैमरा के सामने आपको नहीं देख पाता। मुझे आप देख पाते हैं, लेकिन आंखों का भाव जब अध्यापक देखते हैं तो बच्चों को क्या चाहिए अध्यापक समझ पाते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण हम और तरीके आजमा रहे हैं और ये आमना सामने मैं आपके आंखों के भाव नहीं पढ़ सकता। बस आप मेरे आंखों के भाव पढ़ो और ये कविता का अर्थ जान लो। आगे, मृत्यु को जीना जीवन विषद पीना, जीवन विष पीना हे जिजीविषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जिजीविषा। यहां कवि ने कहा है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। जन्म से लेकर आखिर तक जीवन ये परेशानियों का भंडार है। आदमी भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ते दौड़ते परेशानियां आती हैं। और परेशानियां जब आती हैं तो चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग भी आते हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना चाहिए। यह जिजाबिशी का प्रणाम है। यहां अनेक डटे रहना हमारी जिजीबिशा का प्रणाम है। फिर से देखो, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जिजीबिशा। हे जीवन, तुझे कठिनाई आएंगी, आपको जीवन विष पीना ही पड़ेगा। आगे देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बादल, मन की पीड़ा छाई बादल, मन की पीड़ा छाई बादल, बरसी आंखों में। मित्रों, जब आकाश में बादल घने होते हैं, जब आकाश में बादल घने होते हैं, जहां
मन की पीड़ा छाई बना बादल, बरसी आंखें। जब आकाश में बादल घने होते हैं तभी वर्षा होती है, और उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती हैं। और इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन इन 3 हाइकू पंक्तियों में किया गया है। यहां चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां साथ साथ चलती हैं तो भी दोस्तों, रेल की पटरियां आपने देखी है, वो समांतर रूप से चलती जाती हैं तो भी वो एक दूसरे से बात नहीं करती। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से वो कभी बात ही नहीं करते, कभी बात ही वो नहीं करती। और चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। इस प्रकार हमें चलते ही रहना चाहिए। आगे, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। यहां सितारे आकाश का श्रृंगार है, तारे आकाश का श्रृंगार है। जब आकाश में तारे ही नहीं होते तो आकाश कैसा सुना सुना लगता। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना सुना हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार कवि ने बहुत ही सुंदर रूप से इन 3 पंक्तियों में हमें बताया है। आगे, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस प्रकार कवि ने इस चरण में, इस हाइकू में कवि ने कहा है कि कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं और इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। कवि, कौन सा भी कवि, वो कवि जब कविता में कुछ कहने की कोशिश करता है तब वह मराठी में कहते हैं लिखी बोले सुने लगे। उस प्रकार यह कवि इस कविता में कहता है कि जिन गीतों का स्वर कवि देता है, जिन गीतों को, वह अमर हो जाते हैं। आखिरी चरण है इस कविता का, बहुत ही सुंदर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रहती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसा, मछली सागर में है और वह प्यासी कैसी? सागर में ये प्यासी मछली, यहां कवि का कहने का मतलब यह है कि सागर में अथाह जलराशि है, परंतु सागर समुद्र की जलराशि कैसी होती है? खारी होती है और इसके कारण अथाह होने पर भी वह जलराशि के पीने योग्य नहीं होती। इसलिए उसी प्रकार
कोई व्यक्ति कितने भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। देखो भाई, मछली को पानी पीने के लिए एक समुद्र के गहराई में जाता है, तब उसे मीठा पानी मिलता है। मनुष्य को भी इसी प्रकार जब उसके पास कितना भी धन है तो भी उसको जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता, इस हाइकू के माध्यम से पूरक पठन पर कुछ प्रश्न भी आते हैं। वो प्रश्न हम इसे ही जोड़कर देखेंगे। यहाँ कविता में स्वाध्याय, आप इस पूरक पठन का स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह आपको लिखना है। निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा भीतरी कुंठा, नैनों के द्वार आई बाहर। इसके प्रकार अगला कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, ये उत्तर सोच समझकर लिखना है। आपको ही लिखना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समय ज़्यादा हो जा रहा है। इस प्रकार इस पर काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, या 2 चरण की काव्य पंक्तियाँ दी है, या उपयोजित लेखन दिया है, पत्र भी दिया है। इस प्रकार यहाँ स्वाध्याय दिया है। आप ये पत्र देखकर एक घर में पत्र तैयार कीजिएगा। इस प्रकार आप, मुझे लगता है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।